तो बच्चों, पिछले अवधि में हम मेरा देश और मेरी माँ पाठ को लेकर संदेश के साथ साथ पहले के 2 पैराग्राफ के बारे में जानकारी हासिल की थी। तो मेजर संदेश पहुँचते ही अपने माँ का आशीर्वाद पाकर अपने कर्तव्य को निभाने के लिए वापस अपने सेना में शामिल होते हैं। तो शामिल होते वहाँ पर उन्होंने शत्रुओं को भगाने के लिए क्या क्या काम किए, हर एक समस्याओं को किस तरह से निभाया था और शत्रुओं को उस प्रदेश से भगाने के जिम्मेदारी को कौन संभाला था, किस तरह से उन्होंने युद्ध को लड़ा, हर एक बात को लेकर इस दूसरी अवधि में क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो बच्चों, माँ का आशीर्वाद पाकर जब मेजर अपने सेना में अपने सहपाठी मित्रों के साथ शामिल होते हैं, तब वहां पर देखते हैं युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। ठीक है, युद्ध भीषण यानी युद्ध करने की जो जगह है चारों तरफ फैल चुका था। कहाँ देखो, वहां पर शत्रुओं के, दुश्मनों के सैनिकों की भीड़ थी। उतना सैनिक उनके पास थे, उनका पलड़ा भारी था। लेकिन भारत में क्या था, सैनिकों की कमी थी। साथ ही साथ भारत के सैनिकों में युद्ध करने के लिए उनके पास अनेक प्रकार के युद्ध सामग्रियां बहुत ही कम थे। ये सारे समस्याओं के भीतर भारतीय सेना के अफसर बैठे थे। तो वहां पर देखो युद्ध फैलता जा रहा था, उनका पलड़ा भारी होता जा रहा था। लेकिन भारतीय सेना के कई अफसर चुपचाप देख रहे थे। तब हर कोई चिंता कर रहे थे, तो आगे हमारा हाल क्या हो जाएगा। तब इच्छोगिल नहर का मोर्चा यानी समूह, प्रदेश, इच्छोगिल नहर का एक प्रदेश या समूह, सेना का टुकड़ा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना था। चुनौती था, कैसी चुनौती? उस इच्छोगिल प्रदेश से दुश्मनों को भगाने का एक चुनौती, टास्क बोलते हैं उसे, चुनौती स्वीकार करना, सवाल था। कौन भारत में रहने वाले, कौन ऐसे सैनिक है जो सैनिक इस सवाल को स्वीकार करें कि दुश्मनों को इच्छोगिल प्रदेश से भगाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर दुश्मन को वहां से भगाकर उस प्रदेश को दोबारा भारत के वश में लाना। ऐसा कौन थे, ऐसा कौन तैयार थे? चिंता में पड़े थे भारतीय सेना के अनेक अफसर, मेजर। इच्छोगिल नहर का मोर्चा यानी वहां शत्रुओं की भीड़, शत्रुओं के सैनिक, ये भारतीय सेना के लिए सवाल थी, चुनौती थी। प्रश्न उठा के इस अभेद यानी जिसको तोड़ा न जाए, यानी जिसे वहां से भगा ना जाए, ऐसे दीवार को तोड़ने के, ऐसे भगाने के जिम्मेदारी कौन अपने कंधे पर लेगा? समस्या थी, क्योंकि हर किसी के पास, हर एक सैनिक, शत्रुओं के सैनिक युद्ध करने की सामग्रियों के साथ
उपस्थित थे, मौजूद थे, लेकिन भारतीय सैनिकों के पास पहले सैनिकों की कमी थी, सैनिकों की कमी थी, साथ ही साथ युद्ध करने के लिए सामग्रियां भी बहुत नहीं थे। ये सारे कठिन सवालों को लेकर अपने दिमाग से उनको भगाना और उस प्रदेश को भारत के कब्जे में लाना, इस तरह की जिम्मेदारी कौन अपने कंधे पर लेंगे करके हर कोई चिंता में थे। तब चर्चा करते हैं, सभी सैनिक एकजुट होकर बैठते हैं, आपस में चर्चा होती है। तब वहाँ बताते हैं कार्य आसान नहीं था। सबको मालूम था उन दुश्मनों को, शत्रुओं को उस प्रदेश से भगाना उतना आसान काम नहीं था जो हम अपने मन में लेते हैं कि इसमें क्या है, भगा लेंगे। नहीं, नामुमकिन, आसान नहीं था। सीधा मौत के साथ लड़ना था। कौन सैनिक उनके साथ लड़ने के लिए जाते हैं युद्ध भूमि में, समझो कि वे वापस नहीं आएंगे, यानी वे लड़ते अपना जान खो बैठेंगे, यानी गवा देंगे, युद्ध भूमि में मर जाएंगे। ये हर किसी सैनिक को मालूम था, क्योंकि उनके पास युद्ध करने के कई सामग्रियां मौजूद थे, ये पूरे तैयार होकर आए थे। उनके पलड़ा भारी था, लेकिन भारतीय सैनिकों की संख्या कम और साथ में युद्ध करने की सामग्रियां भी कम। ये सब देखकर भारतीय सेना के कोई भी सैनिक उनको भगाने के जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे। उनके हर एक सैनिकों को मालूम था कि उनके साथ लड़ना है तो अपना जान दे देना। यह जानकर कोई भी भारतीय सैनिक के सेना या अधिकारी कोई भी क्यों न हो आगे नहीं आए थे कि मैं उनका जिम्मेदार लूंगा, उनको वहां से भगाऊंगा करके जिम्मेदार लेने के लिए कोई भारतीय सैनिक तैयार नहीं थे। इसलिए बताते हैं कि कार्य आसान नहीं था, सीधा मौत के साथ लड़ना था। पर वीर कभी मौत के भय से रुकते नहीं। जो सैनिक कहलाते हैं, जो वीर कहलाते हैं, जो शूर कहलाते हैं, वे हमेशा वीरी होते हैं, शूरी होते हैं, धैर्य को अपनाने वाले ही सैनिक होते हैं। वे कभी कायर नहीं होते। वे कोई सैनिक डरपोक नहीं होते। सैनिक बनना है तो उन्हें याद रखना है कि लड़ते लड़ते में युद्ध भूमि में अपने देश को कभी भी आंच नहीं आने दूंगा। इसलिए वे अपने परिवार के सदस्य, अपने बच्चों से, अपने पत्नियों से सब छोड़कर वे देश की रक्षा करने के लिए भारत की सीमा पर क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं। सही है। तो जो वीर कभी भी मौत के भय से डरते नहीं है। तुरंत ये सब सोचकर एक वीर सैनिक इसका दायित्व, इसका जिम्मेदारी स्वीकार कर लिया। ये सोचा तो कोई भी सैनिक आगे नहीं आते हैं तो उनको भगाने की जिम्मेदारी किसी न किसी एक सैनिक को लेना ही है। तो ऐसा कौन है जो उनको भगाने की जिम्मेदारी, उस चुनौती का, सवाल का स्वीकार करें और उन्हें वहां से भगाने की जिम्मेदारी कौन लेंगे? तब एक वीर सैनिक ये जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले रखा। जो था सैनिक, जो गांव से आया था, आते वक्त अपने माँ का आशीर्वाद लेकर आया हुआ था, वही वीर मेजर थे। तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया और एक गांव से आए हुए मेजर थे। सही है, गांव से आए हुए मेजर थे। तो बच्चों, अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 3rd पैराग्राफ शायद आपको समझ में आ रहा है। सही है। तो अगर समझ में नहीं आता है तो कृपया आपके पास किताब भी है, PDF फाइल किताब का भी है, और मैंने यहाँ एक PPT बनाकर आपको मैं भेजा हूँ। सही है। आगे बढ़ूँगा 4th पैराग्राफ की तरफ। 4th पैराग्राफ जो है,
मौत की परवाह किए बगैर मेजर ने पूरे सैनिकों के समूह को संभाला। तो ऐसा हालत थे, ऐसा परिस्थिति थी, तो हर कोई भारतीय सैनिक दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसे हालातों में जो मेजर अपने इनको भगाने की जिम्मेदारी अपना कंधे पर लेता है, तो सबसे पहले मेजर ने अपने सहपाठी सैनिकों को अपने साथ लेकर उनमें धैर्य की भावनाओं को जगा दिया। पहले सैनिकों का संगठन किया। वे युद्ध भूमि जाने के लिए डर रहे थे सैनिक। ऐसी हालातों में मेजर ने उनको भगाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेते हैं। तब अपने पास कितने सैनिक है, उनके सैनिकों को अपने साथ लेकर युद्ध करने के लिए क्या करते हैं, पहले उनमें धैर्य की भावना, हिम्मत की भावना जगाते हैं। पहले उनका संगठन करते हैं, सैनिकों का संगठन करते हैं, बाद में उन्हें युद्ध करने के लिए एनकरेज करते हैं। तो मेजर ने सबसे पहले क्या, मौत की परवाह मत करो। जब आप युद्ध भूमि में जा रहे हैं, लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो कभी भी अपने जान के बारे में मत सोचना। सिर्फ अपने भारत माँ का, अपने देश के प्रति अभिमान जगाने की कोशिश करो। तो मौत की परवाह किए बगैर मेजर ने क्या किया, अपने सैनिकों के साथ सैनिकों का संगठन करके, सैनिकों का समूह करके उन्हें एकजुट कर दिया। बाद में धीरे धीरे उन सैनिकों में हिम्मत जगाया और उनके साथ, उनके सहारे धीरे धीरे युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। तब कैसे कैसे युद्ध भूमि में मेजर आगे बढ़ने लगे, तब दिल दहलाने वाले गोलियों की आवाज, युद्ध भूमि में गोलियां फटते हैं, बंदूकों से जो निकलने वाली गोलियां फटते हैं, सही है ना, बल्कि फूल पड़ेंगे गोलियों की बौछार होती है, सही है। गोलियों की आवाज कानों के पर्दों को फाड़ रहे थे, उतना जोर जोर से गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी, उतने बम फटने लगे थे। फिर वे सैनिक अपने साथियों को लेकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, ना बल्कि अपना कदम पीछे हटाते हैं। तो बच्चों, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ रहा होगा, सही है। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाला और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाले गोलियों का आवाज कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। तो मैं अगले पैरा की तरफ मुड़ूंगा। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था, सही है। तो मेजर युद्ध करने के लिए, शत्रुओं को भगाने के लिए युद्ध भूमि में जाते हैं। तो मेजर को देखते ही यह महसूस होने लगा कि हर किसी में, तो मेजर में देशभक्ति का जोश पूरी तरह से भरा हुआ था। आप में भी, बच्चों में भी देशभक्ति का जोश देखने को मिलता है। कब? साल में 2 बार, एक 15 अगस्त, 26 जनवरी। खाली 2 दिनों में उतना ही आप देश के प्रति मान सम्मान रखते, बाकी दिनों में देश के प्रति आप याद ही नहीं करते। तो बच्चों, वैसा नहीं होना। हमेशा किस तरह से आप हर दिन अपनी माँ को याद करते हो, उसी तरह से अपने देश के प्रति भी मान सम्मान, गौरव, इज्जत रखना अत्यंत आवश्यक है। तब मेजर के दिमाग में सिर्फ एक बात थी, क्या? शत्रुओं से अपने देश को क्या करना है? छुड़ाना है। यह याद रखकर अपने साथियों के साथ पूरे जोश होश के साथ युद्ध भूमि में लड़ने के लिए जाते हैं। देखने को मिलता है उनके चेहरे पर, मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह से छाया हुआ था। मौके का इंतजार किया जाए। कुछ लोग मौका देखते रहते हैं, जब मौका मिले तो आक्रमण करना, सही है। जब भी मौका मिलता है आक्रमण करना, मौका नहीं मिला
मौका मिलने तक क्या करते हैं, इंतजार करते रहते हैं, प्रतीक्षा करते हुए बैठे रहते हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है तब क्या करते हैं, आक्रमण करते। नहीं, ऐसा नहीं करना। जब तक मौका की इंतजार करते बैठेंगे और जगह दुश्मनों के हाथ में चले जाएंगे। यह डर के मेजर ने क्या किया, मौके की तलाश में नहीं बैठते। तो मैंने बताया था कि पहले सैनिकों का संगठन करते हैं, सही है, सैनिकों को एकत्र करते हैं, बाद में उनमें धैर्य की भावना उमाड़ते हैं, बाद में उनके साथ उनके सहारे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मौके का इंतजार किया जाए, इतना समय मेजर के पास नहीं था, वे इंतजार करते हुए नहीं बैठे थे। इसलिए वे क्या करें, अपने सैनिकों के सहारे, अपने सहपाठी मित्र सैनिकों के साथ वे युद्ध भूमि में लड़ने गए। तो पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले दुश्मनों की जगहों को ढूंढा, ताकि दुश्मन के कई टेंट होते हैं, सही है, कुछ ग्रुप में क्या है वो छिपे होते हैं, उनकी जगह कहाँ कहाँ है पहले देख लिया, बाद में उनकी जगह पर जाकर वहां पर आक्रमण किया, उनके पूरे टैंकों को क्या किया, ध्वस्त किया, नाश किया, सही है, नाश करके वैसे युद्ध भूमि में आगे बढ़ रहे थे। तभी दुश्मन के कई गोलियां, कैसे युद्ध भूमि में लड़ने के लिए जाते हैं वैसे वैसे दुश्मन लोग देखकर चुप नहीं बैठते, चलो वह आदमी आ रहा, दुश्मन के आदमी आ रहा, उसे प्यार से क्या करेंगे, फोड़ देंगे, कोई भी नहीं करते। दुश्मनों के सैनिक देखते ही पहले गोलियां उड़ाते हैं। तो गोलियां एक साथ जोर से सनसनाते हुए आए और मेजर के हाथ और पेट में घुस गई, लगते हैं मेजर को। जब मेजर सामने से युद्ध कर रहे हैं तो जो भी गोलियां होंगे उनके पेट या सीना उनके हाथ में लगेंगे, ना बल्कि पेट में, सही है। भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की थी पर पीठ पर नहीं। ये जो माँ के शब्द मेजर को प्रेरणा दे रहे थे, वे कितना भी चोट लगे, कितना भी घायल क्यों ना हो, वे अपने जान की परवाह नहीं किए थे, बल्कि वे आगे बढ़ रहे थे। कैसे आगे बढ़ते गए, वैसे एक साथ जोर जोर से गोलियां आकर उनके सीने में घुसती रही। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। मौके का इंतजार किया जाए इतना समय उनके पास नहीं था, इसलिए वे यानी मेजर अपने सैनिकों के साथ धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए आगे बढ़े, दुश्मन के सभी जगहों को नष्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी दुश्मन के कई गोलियां एक साथ आकर मेजर के हाथ और पेट में घुस गए और मेजर को अपनी माँ की जो बातें जो थी, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खानी है पीठ पर नहीं, ये जो माँ के जो शब्द प्रेरणा दे रहे थे, इसलिए वे युद्ध भूमि में लड़ते हुए भी कितने चोट खाए फिर भी उन्होंने युद्ध भूमि में आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे गोलियां उनके सीने में घुसती गई, सही है। ये जो था आप अपने मोबाइल के पर्दे पर ये बच्चों देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो मैं आगे बढ़ूंगा कि 4th पैराग्राफ की तरफ। बाद में स्थिति को देखते ही, हालातों को देखते ही, हालात बहुत बिगड़ा था। मैंने बताया, शुरुआत में बताया था कि शत्रुओं के पास युद्ध करने के अनेक सामग्रियां थी, उनका पलड़ा भारी था, उनके पास सैनिकों की भीड़ बहुत थी, सैनिक बहुत थे। वैसे सैनिक भारत में बहुत कम थे, युद्ध करने की सामग्रियां भी नहीं थी। तो स्थिति को समझते हुए कुछ
अधिकारियों ने, भारतीय सेना के कुछ अधिकारियों ने मेजर को आदेश देते हैं युद्ध करना ठीक नहीं है, तुरंत हम यहाँ से निकल जाएं, भाग जाएं। अगर हम आगे लड़ने के लिए गए तो हम सीधे मौत के प्यारे बन जाएंगे, यानी अपना जान गंवा बैठेंगे। इसलिए अच्छी बात है कि हम यहाँ से निकलेंगे। तो मेजर ने अपना कदम पीछे नहीं हटाए। वे बोलते हैं, मैं विजयमाला को पहन कर ही यहाँ से निकलूँगा, चाहे मेरी जान क्यों न चले जाए। स्थिति को समझते हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया गया, पर मेजर के कदम रुके नहीं। उन्हें हर कोई सलाह देते हैं, नहीं मेजर साहब, युद्ध करना ठीक नहीं है, कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम यहाँ से भाग चलें। तब मेजर कितने घायल होने पर भी बताते हैं, नहीं, दुश्मन के सारे जगहों को मैं, दुश्मन को यहाँ से भगा कर ही मैं यहाँ से निकलूँगा। अगर आप चाहे तो आप जा सकते हैं, परंतु मैं इस चौगिलनहर प्रदेश को भारत में ला कर ही मैं अपना जान गंवाऊंगा। तब ऐसे कहने पर दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजयमाला को गले लगा कर उन्होंने अपना दम लिया, यानी वे अपना प्राण त्याग किए थे। तो बच्चों, ये दूसरे अवधि में यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, आपको मैंने समझाया है, विश्वास करूँगा कि जो मैं यहाँ पर आपको इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा जो पढ़ाने की जो सिलसिला जो चली हुई है हर विषय के, वो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं और घर में भी पढ़ रहे हैं। तो इसका अगला जो अवधि, जो मेजर किस तरह से अपने अंतिम इच्छा के बारे में बताते हैं, वे अगले अवधि में हम